हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्पेस ऑफ फायर ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ से मेरा मेजर एम फ़िलहाल के लिए ये है, इस सीरीज़ का मेजर एम फ़िलहाल के लिए मेरा ये है कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ कि केमिस्ट्री बेकार नहीं है। हाँ ये मेरा चौथा साल है टीचिंग का। 9th से 12th CBSE केमिस्ट्री पढ़ाते आ रही हूँ मैं। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हर साल जब बच्चे 11th में 12th में पहुँचते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें अल्टीमेटली पढ़ने के लिए मिलती हैं, तो एक थॉट हमेशा उन्हें स्ट्राइक करता है दिमाग में कि हाँ क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, है ना, इतना सब कुछ पढ़ना क्यों है और ये सब हमें कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो उस स्तर पे जब बच्चे पूछते हैं कि हाँ मैम इसका क्या एप्लीकेशन है और क्या फाइनली हमें काम आएगा, क्या हम जो प्रैक्टिकल लेवल लाइफ में हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें हम ये सब कुछ कभी उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, क्या एक्चुअली इसका इस्तेमाल है। ठीक है, इस चीज़ के लिए बच्चों को उस स्तर पे कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ अगर आपको वाकई देखना है कि कोई चीज़ कितनी काम की है ना, साइंस कितने काम का है या फिर कितना फैला हुआ है हमारी डे टू डे लाइफ में, तो आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जानना सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ जानना होता है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ साइंस, तभी आप एक्चुअली समझ पाते हैं कि हाँ वो कितने जड़ तक, है ना, फैला हुआ है हमारी जनरल लाइफ में। ठीक, अभी के स्तर पे अगर छोटे छोटे एप्लीकेशन में आपको बताऊं भी चीज़ों के, ठीक है, तो वो आपको उतने कन्विंसिंग नहीं लगेंगे जो आपको बांध सकें सब्जेक्ट के साथ और आपको, है ना, एक इंस्पिरेशन दें, एक मोटिवेशन दें टू स्टडी इट फर्दर, आपको लंबा लेके जाने के लिए। ठीक है, तो इस सीरीज़ की हेल्प से मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें आपने 11th 12th में पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है उसके बारे में, उससे रिलेटेड मैं आपको अच्छी और ईजी एप्लीकेशंस दे पाऊँ जो आपको कन्विंस कर सके साइंस से जुड़े रहने के लिए, केमिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए, और आपको समझा सके कि हाँ एक्चुअली कितना यूज़फुल है साइंस हमारी डे टू डे लाइफ में और कितना यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, ये सीरीज़ आपको कन्विंस करने में भी हेल्प करेगी और आपकी सोच समझ बढ़ाने में भी हेल्प करेगी कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो आप उसे और गहराई से सोचो और सोच पाओ कि हाँ इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए जियोलाइट से स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं ये वीडियो। ठीक है, जियोलाइट इज़ समथिंग जिसके बारे में आपने क्लास 12th में थोड़ा सा पढ़ा है, ग्रुप 14 में, है ना, ग्रुप 14 में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, क्लास 11th में एक्चुअली थोड़ा सा पढ़ा है कि हाँ जियोलाइट्स जो होते हैं वो एक्चुअली SiO4 सिलिकेट से बने हुए, ये सिलिकेट यूनिट है, बने हुए मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और सिलिकन की स्टडी करते टाइम, ग्रुप 14 में सिलिकन की स्टडी करते टाइम आपने थोड़ा सा जियोलाइट के बारे में पढ़ा होगा, 4-5 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ। ठीक है, उसके बारे में उसकी डिटेल स्टडी, है ना, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन कितना ये अप्लाई होता है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है, ये समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद मैं आपको इसके कुछ एप्लीकेशंस बताती हूँ। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखिए, जियोलाइट्स जो हैं हमारे वो एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं। ठीक, क्या मतलब है इसका, जियोलाइट्स मेजरली SiO4-4 यूनिट जिसको सिलिकेट कहते हैं, ठीक है, और AlO4-5 यूनिट जिसे एल्यूमिनेट कहते हैं से बना होता है। ठीक है, ये आपस में, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार से कंबाइन करते हैं और 3 डायमेंशनल जियोलाइट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, हाउएवर इनके अलावा भी जियोलाइट में चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कुछ मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल टिन, ठीक है, और कैल्शियम प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें जियोलाइट में प्रेजेंट हो सकती हैं इनके अलावा भी। ठीक है, तो लेकिन हाँ स्ट्रक्चरल यूनिट इनकी एल्यूमिनेट और सिलिकेट ही है और इस वजह से हम बोलते हैं कि जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल्स हैं। ठीक है, अर्थ का एक बहुत बड़ा सेक्शन, ठीक है, जियोलाइट बनाते हैं और इजीली एक्सेसिबल है, आराम से आपको काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स नेचुरल जियोलाइट के मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट आयन हैं, ठीक है, ये जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट आयन हैं ये अपने आप को ये एक दूसरे से एक्चुअली जुड़ के कुछ इस प्रकार का 3 डायमेंशन, ये तो 2 डायमेंशन पर है लेकिन ये नेटवर्क 3 डायमेंशन में फैलता है और कुछ इस प्रकार का यूनिट बनाते हैं। ठीक है, जिसको आप अल्टीमेटली जियोलाइट बोलते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें सिलिकेट, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम की आपस में रिस्पेक्टिव व्यवस्था की वजह से बड़े बड़े पोर्स बनते हैं। देखिए ये एक तरह का पोर है, ये जो बीच वाला सेक्शन है ये सारा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो बीच में एरिया है ये एकदम खाली है,
सिमिलरली यहाँ पर ये एरिया एकदम खाली है, ठीक है। आगे भी आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और जैसे जैसे इसकी स्टैकिंग होगी ये 2 डायमेंशनल लेयर्स की एक दूसरे के ऊपर, आप पाएंगे कि ओवरऑल जियोलाइट में एक पोर्स बने होते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम कहते हैं कि जियोलाइट्स जो हैं हमारे वो पोरस होते हैं, ठीक। तो अगर आपको ऊपर ऊपर से जाना है कि हाँ जियोलाइट सादे सस्ते शब्दों में क्या है, तो इट इज़ एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल हैविंग पोर्स इन इट, ठीक है। एंड दीज पोर्स, ये जो पोर्स हैं ये जियोलाइट को उतना खास बनाते हैं जितना खास ये है, ठीक है। इसकी वजह से ही जियोलाइट के इतने सारे एप्लीकेशन हैं जो आप जब अभी पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि हाँ वाओ, है ना, एक छोटी सी चीज़ की वजह से, एक छोटे स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की वजह से क्या कुछ कमाल कर देता है जियोलाइट, ठीक। तो फिलहाल के लिए ये एल्यूमिनोसिलिकेट पोरस मिनरल है, ठीक है। देखिए जियोलाइट को जो है ये नाम दिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द, ठीक है, ग्रीक से ये नाम लिया गया है जियोलाइट का। ग्रीक भाषा के शब्द जियो और लिथोज से मिलकर बना है जियोलाइट, ठीक है। जियो मतलब होता है बॉइलिंग, जियो का इंग्लिश में सेंस है बॉइलिंग, और लिथोस का मतलब है स्टोन, ठीक है। और ये नाम इसलिए जियोलाइट को दिया गया, मतलब बॉइलिंग स्टोन नाम इसलिए जियोलाइट को दिया गया क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया था कि जब शुरू में जियोलाइट डिपॉजिट्स लोगों को मिले, ठीक है, और उन्होंने उसे हीट करके देखा तो ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जियोलाइट से खूब धुआं निकलने लगता है, इन मिनरल्स से खूब, इन रॉक्स से खूब धुआं निकलने लगता है, ठीक है। और ये धुआं निकलता है वाटर वेपर का, ठीक है। इस वजह से इसे बॉइलिंग स्टोन कहा जाने लगा कि ये जो पत्थर हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये बॉयल कर रही हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल कर रही हैं, इनसे धुआं निकल रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता इसलिए है ना, ये जो धुआं निकल रहा है या जो वाटर स्टीम या वाटर वेपर इससे निकल रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जियोलाइट हमारा पोरस है और ये नेचुरली डिपॉजिटेड है बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। नेचुरली डिपॉजिट होने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ये इसको इन पोर्स में एड्जॉर्ब कर लेता है, इन पोर्स में इकट्ठा कर लेता है, और फिर फाइनली जब आप इसे हीट करते हो तो ये वाटर वेपर ही इन पोर्स से निकलने लगती है और वो बॉइलिंग स्टोन टाइप का प्रतीत होता है, ठीक है। इस वजह से जियोलाइट का नाम जियोलाइट पड़ा है, ठीक। बहुत सारे डिपॉजिट्स, जियोलाइट के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं और बनाए भी जा चुके हैं, ठीक है। डिस्कवर करने का मतलब ये है कि नेचुरली हमने विभिन्न प्रकार के जियोलाइट्स खोजे हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्ट्रक्चर वाले, ठीक है। सिलिकेट और एल्यूमिनेट यूनिट्स तो होंगी ही, मैंने आपको पहले ही कहा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेटल्स, कुछ आयंस प्रेजेंट जियोलाइट में हो सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग आयंस, इन्हें अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जियोलाइट को अलग अलग बनाता है ना। तो देखिए अब तक 2018 दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर 2018 तक 40 से 45 नेचुरल जियोलाइट डिस्कवर किए जा चुके हैं और लगभग 245 जियोलाइट सिंथेटिकली लैब में मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों हम ये 245 और 500 400 जियोलाइट लैब में बना रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि हम कोई फालतू काम नहीं करते, है ना। साइंस ऐसी नहीं कि वो कुछ भी करते जा रहे हैं, ठीक है। हमने वो जियोलाइट बनाए इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चरल यूनिट्स की, ठीक है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग उसका बहुत ही ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों में काम है, जो आप थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। तो 2018 दिसंबर तक लगभग 40 से 45 अलग अलग स्ट्रक्चर वाले नेचुरल जियोलाइट्स और 245 सिंथेटिक जियोलाइट्स बनाए और ऑब्जर्व किए जा चुके हैं, ठीक है। जब भी कोई नया जियोलाइट स्ट्रक्चर सिंथेसाइज किया जाता है या फिर नेचुरली हमें मिलता है तो वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज IZASC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जियोलाइट एसोसिएशन स्ट्रक्चर कमीशन, ठीक है। ये हमारा एक इंटरनेशनल कमीशन है, एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, जो जब भी कोई नया जियोलाइट स्ट्रक्चर बनाया जाता है या फिर पाया जाता है तो उसकी वो स्टडी करता है, वो उसे एक तरीके से पास करता है कि हाँ ये हमारा एक नया जियोलाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो अभी तक नहीं मिला है और इसे हाँ आप जियोलाइट की तरह क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक। और फिर उसे इस क्लास में, मतलब इस काउंटिंग में ऐड करता है, ठीक है। उस जियोलाइट को ये एक पर्टिकुलर 3 लेटर का नाम भी देता है, फॉर एग्जांपल ZSM इज़ अ सिंथेटिक जियोलाइट, ठीक है, 3 लेटर का नाम भी देता है और यही सब कुछ हैंडल करता है, सारी इन्फॉर्मेशन जियोलाइट के, कोई पर्टिकुलर जियोलाइट के बारे में ये कलेक्टिवली रखता है,
ठीक, तो ये तो भाई जनरल नॉलेज हो गई, क्या जियोलाइट है, कैसे क्या हमारा दुनिया में चल रहा है अबाउट जियोलाइट्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारी काम की बात पे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि फ़ायदा क्या है, काम क्या है इसका, है ना, कैसे जनरल लाइफ में आप इसे इसके यूजेस को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला और बहुत बेहतरीन यूज़ है जियोलाइट का वाटर सॉफ्टनिंग। देखिए, बहुत सरल शब्दों में मैं कनेक्ट करके समझाने की आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इतिहास भूगोल भी हम जानेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि देयर इज़ समथिंग नोन एज हार्ड वाटर। ठीक है, 10th तक के बच्चे भी ये जानते हैं। ठीक, हार्ड वाटर इज समथिंग विच कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन इट, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट्स अगर वाटर में प्रेजेंट हो तो उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, और हार्ड वाटर की क्या विशेषता है कि अगर आप सोप हार्ड वाटर में डाल के क्लीनिंग करने की कोशिश करोगे तो इट विल नॉट वर्क, है ना। हमारा जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो हमारा जो सोप है वो पानी में रह ही नहीं जाता, नीचे जाके बैठ जाता है, और जब सोप रहेगा ही नहीं वाटर में तो वो क्लीनिंग कैसे शो करेगा। ठीक है, तो हार्ड वाटर में प्रेजेंट ये आयंस जो हैं वो हमारी क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू डील विद दिस हार्ड वाटर। ठीक है, तो इनिशियली जब सोप मैन्युफैक्चरर ने पाया कि हाँ भाई हम सोप तो बना रहे पर हमारा सोप काम ही नहीं आ रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट अराउंड अस इज़ हार्ड, है ना। हमारे जो जनरली जो लोग पानी यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर जगहों पर वो बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस कंटेन करता है। इस वजह से जो मैन्युफैक्चरर ने देखा कि भाई हम जो सोप बना रहे हैं उसका कोई काम ही नहीं आ रहा है। ठीक है, वो वेस्ट हो जा रहा है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी वो शो ही नहीं कर रहा है। तो ये इनके लिए एक बहुत मेजर कंसर्न बन गया मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, सोप में पॉलीफॉस्फेट मिलाना स्टार्ट कर दिया। पॉलीफॉस्फेट कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें PO4-3 यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होगी तभी आप उसे पॉलीफॉस्फेट कह रहे हैं। ठीक, तो पॉलीफॉस्फेट कंपाउंड्स इन्होंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया सोप में। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये जो पॉलीफॉस्फेट है ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन कर देता है। ठीक है, और इन्हें खुद से बांध लेता है बॉन्ड की वजह से, केमिकल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में और रिएक्शन में मैं नहीं जाना चाहती, आप बस कॉन्सेप्ट समझिए कि हो क्या रहा है। पॉलीफॉस्फेट क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को केमिकल बॉन्ड की हेल्प से अपने आप से बांध लेता है। तो वाटर का कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पॉलीफॉस्फेट के साथ बिजी हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारा सोप मॉलिक्यूल है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, उसके साथ अब ये बाइंड करके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं करते हैं और सोप हमारा जनरल क्लीनिंग देने लगता है। तो भाई ये हो गया बहुत बड़ा कमाल मैन्युफैक्चरर की ओर से, और उनका जो बनाया हुआ सोप था अब वो बर्बाद नहीं हो रहा था। लेकिन समस्या एक भाई बहुत बड़ी आन पड़ी इसके बाद। ये जो हमारा पॉलीफॉस्फेट है, ठीक है भाई, हम कपड़ा धो लेंगे, है ना, हम भी अपना एक डब्बा निकालेंगे, मतलब एक बाल्टी मग्गा कुछ निकालेंगे, उसमें कपड़ा डालेंगे, सोप डालेंगे जिसमें पॉलीफॉस्फेट होगा। पॉलीफॉस्फेट कैल्शियम मैग्नीशियम को कैप्चर कर लेगा, सोप हमारा क्लीनिंग कर देगा, हम कपड़ा धोएंगे, निकाल लेंगे, और ये पानी क्या करेंगे, बहा देंगे। ठीक है, सोप वाटर आप बहा दोगे और क्या करोगे। ठीक, अब ये नालियों के माध्यम से, है ना, हमारा जो भी एक्सट्रैक्शन सिस्टम है उसके माध्यम से ये जाएगा मेन स्ट्रीम वाटर में, ग्राउंड वाटर में जाएगा, फिर उससे होते हुए रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, मेन स्ट्रीम वाटर में जाएगा। ठीक है, इससे क्या समस्या होती है, देखिए ये जो पॉलीफॉस्फेट इसके साथ बह के जा रहा है, ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए ना। अगर आपको पता हो तो जो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनमें फॉस्फेट बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये पॉलीफॉस्फेट जो बह के जा रहा है मेन स्ट्रीम वाटर में, ठीक है, ये क्या करता है, मिट्टी में, है ना, हमारा ग्राउंड वाटर में जो वो जाएगा तो मिट्टी में और वाटर बॉडीज़ में भी इन फॉस्फेट मिनरल्स की अधिकता कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा प्लांट किंगडम तो खूब फलने फूलने लगेगा भाई, खूब सारे प्लांट्स वहाँ पे होने लगेंगे, उस वाटर बॉडी में भी, ग्राउंड में भी। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स आपके बनने लगेंगे, स्पेशली वाटर बॉडीज़ में जो प्लांट्स हैं वो खूब अधिक से अधिक बनने लगते हैं। इससे क्या होता है कि वाटर बॉडी में, हमारी जो वाटर बॉडी है, सपोज रिवर या लेक, तालाब जो भी, ठीक है, इसमें जब खूब सारे प्लांट हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि वाटर में जो घुली हुई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है इसका ये पूरा इस्तेमाल करने लगेंगे।
है ना, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है, इसका ये पूरा पूरा इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक है, ये जो प्लांट किंगडम है हमारा रात में, ठीक है, इस्तेमाल करने लगेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे जो एनिमल सिस्टम प्रेजेंट होगा, वाटर बॉडीज़ में जो प्रेजेंट एनिमल सिस्टम होगा, वो ऑक्सीजन लैक करने लगता है, कमी हो जाती है उसे ऑक्सीजन की, और अल्टीमेटली वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो भाई एक तो फायदा हुआ हमारे के यहाँ खूब प्लांट उग रहे हैं, खूब प्लांट उग रहा है, वो भी वाटर बॉडी में उग रहा है, क्या ही फायदा हुआ। ठीक है, पर हमारे एनिमल्स की जो प्रजाति है, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये जो सिचुएशन है इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। एक सेकेंड, ये जो हमारी सिचुएशन है इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। मतलब फॉस्फेट मिनरल्स की, या ये कहिए कि मिनरल्स की अधिकता की वजह से वाटर बॉडी में प्लांट किंगडम का खूब फलना फूलना, और अल्टीमेटली एनिमल्स का ऑक्सीजन लैक करके मरने लगना, ये जो स्थिति है इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और यूट्रोफिकेशन इज़ अ समस्या, है ना, ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि हम कभी भी एक्वेटिक लाइफ या किसी भी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ साइकिल है, इकोसिस्टम है हमारा, वो अफेक्ट होगा और हमें भी अल्टीमेटली उसे झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब भाई पॉलीफॉस्फेट यहाँ के लिए तो सोल्यूशन बना, बट ओवरऑल एक समस्या बन गया। ठीक है, और अर्जेंटली इसे रिप्लेस करना रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, फिर जब जियोलाइट्स के बारे में धीरे धीरे बगल से नॉलेज अपना हो रही थी लोगों को, तो फिर क्या किया गया, पॉलीफॉस्फेट्स को जियोलाइट से एक्सचेंज कर दिया गया। ठीक है, पॉलीफॉस्फेट जो हैं हमारे रिप्लेस कर दिए गए, रिप्लेस्ड विथ जियोलाइट्स। सिंथेटिक जियोलाइट्स थे, मेजरली सिंथेटिक जियोलाइट ही यूज़ होते हैं। ठीक, जियोलाइट्स क्या करते हैं, अपने इन पोर्स की वजह से, है ना, ये बहुत स्पेशल और यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक, जियोलाइट जब आप वाटर में डालते हो, हार्ड वाटर में, ठीक है, सोप के साथ जब ये हार्ड वाटर में जाता है तो वहाँ पे जाकर ये पानी में प्रेजेंट, हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एड्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एड्जॉर्ब कर लेना मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को इन पोर्स में बांध लेता है, एक प्रकार से बाइंड कर लेता है। ठीक, हम ऐसा ही जियोलाइट चुनते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को होल्ड करके रख पाने में कैपेबल हो, ऐसे पोर कंटेन करता हो, है ना। बहुत बड़ा पोर नहीं होना चाहिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम भाई उसमें घुसे और निकल जाए वापस। ठीक है, बहुत छोटा पोर नहीं होना चाहिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम उसमें एडजस्ट ही ना हो पाए। हम ऐसा जियोलाइट चुनते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साइज़ के अकॉर्डिंग पोर साइज़ रखते हैं। ठीक है, तो जियोलाइट जब सोप के साथ जाता है वाटर में तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को ट्रैप कर लेता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर आपका अल्टीमेटली सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर वो जो सॉफ्ट वाटर है आपका, वो आप आराम से क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे सोप हमारा वेल वर्क करता है। फिर ये जियोलाइट आप बहा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्टीमेटली क्ले का एक हिस्सा ही होते हैं जियोलाइट्स। ठीक है, ये पानी में जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई नुकसान पैदा ये नहीं करते बायोलॉजिकली। ठीक है, एनवायरनमेंट में कोई किसी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट ये नहीं कर रहे होते। तो इस प्रकार से पॉलीफॉस्फेट की समस्या को और हार्ड वाटर दोनों की समस्या को जियोलाइट टैकल करता है और एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाता है सोप इंडस्ट्री में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बर्बादी को ये रोकता है सोप इंडस्ट्री की। ठीक है, हमारे वाटर के को सॉफ्ट करने में भी हेल्पफुल होता है और हमें क्लीनिंग में भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था जियोलाइट का, जो आप एकदम ईजिली समझ सकते हैं गेस। ठीक, सेकेंड एप्लीकेशन है, देखिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में। शायद आजकल ये नाम सबने सुना होगा अगर लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो ये नाम सबने सुना होगा। ठीक है, आजकल बहुत सारे देश भारत को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भेज रहे हैं, एक मशीन है ये। ठीक है, बहुत सारे देश ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भारत को भेज रहे हैं। ठीक है, ताकि जो इंडिया है, हमारा देश है, जो कि इस समय बहुत बुरी ही हालत से गुजर रहा है कोविड की वजह से। ठीक है, वो इन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की हेल्प से, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सके और अल्टीमेटली उसे सिलेंडर्स में डालकर लोगों को प्रोवाइड कर सके जो कोविड की वजह से ऑक्सीजन की समस्या से ऑक्सीजन की समस्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक मशीनरी होती है, ठीक, जिसका काम है टू कन्वर्ट या टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ठीक है, इसका बेसिक काम यही है। ठीक, कैसे फंक्शन करती है देखिए, वैसे बहुत बड़ी मशीनरी है ये, लेकिन फिर भी मैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ अगर। ठीक, तो ये हमारे पास इस प्रकार के कुछ
स्ट्रक्चर्स होते हैं इस मशीनरी में, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि ये इनलेट है, यहाँ ये इनलेट है सपोज, और ये सपोज आउटलेट है। किया क्या जाता है, यहाँ ये जो इनलेट है इससे एयर एट वेरी हाई प्रेशर, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर पे एयर को इसमें फ्लो कराया जाता है इस इनलेट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एयर को प्रेशर कंप्रेस करने के लिए, उसे हाई प्रेशर पे लाने के लिए भी मशीनरी होती है, ठीक है। लेकिन मेरा मेन फोकस जियोलाइट पर है, इसलिए सिर्फ उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक। तो एयर हम यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर पे इस सिस्टम में डाल देते हैं। अब हाई प्रेशर से जब एयर यहाँ अंदर जाती है, ठीक है, और उसे थोड़ा वॉल्यूम मिलता है, तो वो उसके पार्टिकल्स जो हैं लो प्रेशर की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, ठीक है। एयर आपका है अल्टीमेटली गैसियस ही, तो वो पूरे सिस्टम में फैल जाएगा और यहाँ जैसे जैसे पहुँचेगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक। यहाँ बीच में हम जियोलाइट बेड्स बिछाते हैं ऑफ प्रॉपर पोर साइज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जियोलाइट्स होते हैं जिनकी पोर साइज प्रॉपर हो। प्रॉपर पोर साइज से मेरा ये तात्पर्य है कि यहाँ ऐसे जियोलाइट्स के बेड यहाँ पे हम लगाते हैं जिनमें पोर साइज कुछ इस प्रकार की हो जो नाइट्रोजन को कैप्चर कर ले, है ना। जो एयर में प्रेजेंट 78% नाइट्रोजन है उसको कैप्चर कर ले, यहाँ इनटू कैप्चर हो जाएगी इन पोर्स में, लेकिन ऑक्सीजन को कैप्चर ना कर पाए तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी के जो एयर कंपोनेंट है वो भी बाहर निकलेंगे, पर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन हमारी यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, ठीक। तो ज़्यादातर नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रैप होकर, है ना, यहाँ ट्रैप हो जाएगी और बाकी जो एयर बचेगी वो ऊपर निकलेगी इस आउटलेट के माध्यम से। फिर हम इसे ऐसे ही एक और चैम्बर में डालेंगे जहाँ पे हमने और जियोलाइट बेड बिछा रखे हैं, ठीक है। यहाँ से इनलेट डाल के यहाँ पे हमने और जियोलाइट बेड बिछा रखे हैं, हम इसे ऐसे ही एक और चैम्बर में डाल देंगे, ठीक है। फिर और अगर थोड़ी बहुत नाइट्रोजन बच गई है तो वो भी एड्जॉर्ब हो जाएगी और खूब ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड एयर बाहर निकलेगी इस आउटलेट से, ठीक है। फिर ये जो हमारी एयर इन कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन है, मतलब ऐसी एयर जो मोस्टली ऑक्सीजन ही कंटेन करती है, इसको हम लोग फिर फर्दर कुछ और प्योरीफिकेशन से गुजारते हैं, जैसे उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया ना हो, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी लिविंग या नॉन लिविंग और चीज़ें ना हो जो कि आप ह्यूमन में जाकर, है ना, जो सांस अगर आप ऑक्सीजन से लें तो वो आपको बैडली अफेक्ट ना करें। इसलिए हम इस कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन को, ठीक है, थोड़ा सा और प्योरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर टेक्निक्स, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भर के, ठीक है, भेज दिया जाता है मेडिकल यूज़ के लिए और बाकी सारे यूजेस के लिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जियोलाइट की मदद से एयर से बहुत सिंपली नाइट्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं और ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड एयर को मेडिकल और बाकी सारे पर्पस के लिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एयर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने की मेथड होती है जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, वो काफ़ी टिपिकल हो जाती है और इस वजह से आजकल यही सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेथड है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड यूज़ इट फॉर वेरियस मेडिकल एंड अदर पर्पसेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से जियोलाइट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। खैर यहाँ पे एप्लीकेशंस ख़त्म नहीं होते हैं, जियोलाइट के कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। उन एप्लीकेशंस के बारे में मैं अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही। देखिए वीडियो, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है साइंस या नहीं। ओके, खूब पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।